हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं बैच 2025-26 के लिए क्लास 11 की इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर तुमने अभी तक इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं करी है, डोंट वरी, हम तुम्हें बहुत अच्छे से यहाँ पर अकाउंट्स, इको, बिजनेस सब कुछ कराने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे साल 11th में भी, 12th में भी, 12th के बाद भी। ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाली हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पूरा चैप्टर तुम्हें समझाऊंगी, एक एक चीज के नोट्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, इन नोट्स को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर रहने वाला है, कुछ लंबा चौड़ा बड़ा नहीं है, आधे पौने घंटे में एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर वन शॉट हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। जानी कि ये चैप्टर तुम्हें बताएगा ये तुम्हारा भैया सब्जेक्ट क्या है, ये क्या पूरी किताब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या पढ़ोगे, क्या है ये चीज, उसकी इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सो देखो, द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स विच इज इको, जिसका मतलब होता है होम, एंड नोमोस, जिसका मतलब होता है अकाउंट्स। सो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे के, अपने घर के अकाउंट्स कर रहे हैं, यानी कि टेक्निकली बोला जाए तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस ऑफ वेल्थ भी बोल सकते हैं, कि हमारे घर का जो भी पैसा है उसकी अकाउंटिंग करना, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेल्थ की, अपने पैसे की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ जनरल मेथड्स बाय विच मेन अचीव देयर मटेरियल नीड्स, कि अगर इंसान की कुछ भी नीड्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मटेरियल नीड्स, उन मटेरियल नीड्स को वो कैसे फुलफिल करे, इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक आइसक्रीम खानी है तो मैं आइसक्रीम कितने पैसे में खाने को तैयार हो जाऊंगी, कितनी आइसक्रीम मैं खाना चाहूंगी। ठीक है, अगर मुझे आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करनी है तो कितनी कॉस्ट में प्रोड्यूस करूंगी और कितनी आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करूंगी, तो वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। मैक्रो वर्ड क्या होता है, लार्ज। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, मिनी, स्मॉल, लिटिल। ठीक है, तो छोटे लेवल पे जब माइक्रो पढ़ोगे, छोटे लेवल पे जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसको मैं बोलूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल पे जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे उसको मैं क्या बोलूंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल बात हो गई। तो माइक्रो हमें किसने दिए भैया जी, हमें दिया है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ वाज भैया जी बाप इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इतना उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें करी हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इतना कुछ उन्होंने किया इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, जो तुम पढ़ोगे आगे, जो भी तुम पढ़ रहे हो, एडम स्मिथ ने आपको दिया है। सो ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो। उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड को पूरी को शुरू किया था। ठीक है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस का मतलब क्या होता है जी, लिटिल। ठीक है, छोटे लेवल पे जब भी तुम बिहेवियर को पढ़ते हो, किसी के भी, किसी भी इकोनॉमिक यूनिट के, किसी भी सिंगल कस्टमर के, सिंगल कंपनी के, सिंगल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट के, ठीक है, जब भी तुम बिहेवियर को पढ़ते हो सिंगल लेवल पे, छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। देखो, इकोनॉमिक्स में ना तुम बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर स्टडी करते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं एक कस्टमर हूं, अगर मुझे आइसक्रीम खानी है, किस रेट पे खाऊंगी और कितनी आइसक्रीम खाना चाहूंगी। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, किस रेट पे मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, किस रेट पे बेचना चाहती हूँ, कितनी आइसक्रीम बेचने को तैयार हूं, ये सारी चीजें हम माइक्रो में पढ़ते हैं। एक इंडिविजुअल कस्टमर का बिहेवियर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ती हूँ। ठीक है, the idea of microeconomics is important because it serves as the foundation for most of our understanding of how things work। कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये आपको समझाती है कि चीजें कैसे चलती हैं, चीजें कैसे चलती है हमारी इकोनॉमी में, किस रेट पे। देखो, बहुत सिंपल बात है, हम बोलते हैं कि हम एक कोर्स बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेच नहीं रहे हैं वैसे, अब अगर कोई कोर्स बेच रहे हैं लेट्स से 10,000 रुपए का, तो वो चीजें कैसे चल रही है, मैंने क्यों अपने कोर्स का रेट 10,000 रखा, क्यों 5 नहीं रखा, क्यों 12 नहीं रखा, और क्यों तुम मेरा 10,000 का कोर्स खरीदने को तैयार हो, वो सब चीजें कैसे चलती हैं, उस चीजों का बिहेवियर पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एक लार्ज लेवल पे पढ़ी जाएगी, माइक्रो हमेशा एक छोटे लेवल पे पढ़ी जाएगी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में पढ़ी जाती है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स दो तरीके की होती है बेटा, मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नॉर्मेटिव। ठीक है, दो एग्जांपल देती हूँ मैं एक बोलती हूँ कि तुम्हारे 95% मार्क्स आए हैं, एक मैं बोलती हूँ तुम्हारे 98% मार्क्स आने चाहिए थे। मार्क्स आए हैं, मार्क्स आने चाहिए थे, इन दोनों में क्या फर्क है, एक सच्चाई है और दूसरी सच्चाई नहीं है, जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो सच्चाई होती है पॉजिटिव में, मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है नॉर्मेटिव में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट बताती है, फैक्ट के बेसिस पे जो एक्चुअल में सच में हुआ है वो बताती है। अब वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ये कहते हैं मैं सच बताऊंगी और फैक्ट के बेसिस पे बताऊंगी, तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो, तुम्हारे पास उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ सबूत होगा, उस सबूत से वेरीफाई कर सकते हो कि ये फैक्ट सच्चा है। मुझे लेना देना नहीं है कि ये अच्छी बात है, बुरी बात है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है,
तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो अच्छी चीज है बुरी चीज है क्या है, मैं सच्चाई बताऊंगी फैक्ट के बेसिस पे, तो वो पॉजिटिव है। मैं जब ये बताने लग जाऊं कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हो गया, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था, वॉर हुई नहीं होनी चाहिए थी, 95% आए, 98% आने चाहिए थे, सिंपल भाषा में बोला जाए हमारे जितने भी न्यूज चैनल्स पे बैठ के डिबेट चल रही होती हैं, वो डिबेट यूजुअली सारी नॉर्मेटिव होती है, क्योंकि वो कहते हैं मोदी जी ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा करना चाहिए था, दूसरा कहते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा करना चाहिए था। दैट इज नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, असली सिचुएशंस को बताती है कि इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है, हम उसको पॉपुलेशन के नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट वाज, क्या एक्चुअल में था, क्या होगा, वो बेसिकली कोई भी बिना किसी डाउट के बताती है, जिसको हम फैक्ट के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी की कोई जजमेंट है ही नहीं, इसमें किसी की कोई जजमेंट है ही नहीं, इट इज टोटली फैक्चुअल, टोटली फैक्ट के बेसिस पे है, ये टोटली न्यूट्रल है। ये ना बीजेपी की पार्टी का है, ना राहुल गांधी की पार्टी का है, ठीक है, कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ये किसी की पार्टी का नहीं है, ये न्यूट्रल है। ये कहते हैं मैं तो सच्चाई बताऊंगा कि ऐसा हुआ है, अब अच्छा हुआ कि बुरा हुआ वो तुम देख लो, मैंने सच्चाई बता दी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है, आइडियल सिचुएशन, ऐसा होना चाहिए था, इंडिया शुडंट हैव टू मेनी पीपल, ठीक है, ये बताती है व्हाट इज बेनिफिशियल, ये बताती है व्हाट शुड बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है कि ये क्या बताती है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, या फिर इसमें लिखा आता है तुम्हारे पेपर में व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, वो ये बताती है, ठीक है। ये बस क्या कर रहा है, तुम्हारे पर्सनल वैल्यू जजमेंट को बता रहा है, ताकि तुम अपने सेल्फ एस्टीम रिलेटेड डिसीजन ले सको, ये असलियत नहीं बता रहा है, ठीक है। चलो अगला जो पॉइंट मेरे पास आता है, अगला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जो कि इस चैप्टर का वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ना कुछ एक प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली देखो हमारे पास क्यों होते हैं। पहला पॉइंट इसमें बोला गया कि हमारे पास है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा पॉइंट बोला गया कि हमारे पास है अनलिमिटेड डिजायर्स, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया, पहला है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास पैसा अनलिमिटेड नहीं है, लैंड अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी मशीनरी टेक्नोलॉजी कोई भी रिसोर्स इस दुनिया का अनलिमिटेड नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ही लिमिटेड है, हम उनको डिग्रेड करते जा रहे हैं, एंड मैन मेड रिसोर्सेज भी हमेशा लिमिटेड है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी या लैंड या कुछ भी मेरे पास नहीं है। लेकिन हमारी जो डिजायर्स है, जो वांट्स है, वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। मैं कहती हूँ मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इतना मेरे पास लैंड होना चाहिए, इतने घर होने चाहिए, इतनी गाड़ियां होनी चाहिए जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आज अगर मैं गरीब हूं तो मैं बोलूंगी घर मिल जाए, घर मिल गया तो मैं बोलूंगी गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल गई तो मैं बोलूंगी अब और बड़ा घर मिल जाए और बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो हमारी वांट्स हमारे टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है भैया कि हमारे वांट्स, हमारे रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस हैं। देखो मैं समझाती हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भैया तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तो मैं इस 1000 रुपए से सिर्फ और सिर्फ बुक्स खरीद सकते हो, तुम कुछ भी और नहीं कर सकते इस 1000 रुपए से। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1000 रुपए है और सिर्फ बुक्स ही खरीद सकते हो, कुछ और मिलेगा ही नहीं 1000 रुपए में। तुम ट्राई करके देख लो, कोई और 1000 रुपए में तुम्हें कुछ और देगा ही नहीं। अगर सिर्फ बुक्स ही मिलेगी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब 1000 रुपए में किताबें भी मिलेंगी, 1000 रुपए में तुम मूवी भी देख सकते हो, 1000 रुपए में तुम जाके अपना कैफे में जाकर के घूम फिर के खा के भी आ सकते हो अपने दोस्तों के साथ, 1000 रुपए में तुम शूज भी खरीद सकते हो, तुम कपड़े भी खरीद सकते हो। अब दिक्कत आएगी कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या मैं बुक खरीदूं, शूज खरीदूं, मूवी देखने जाऊं, कैफे में खाने पीने जाऊं, मैं करूं क्या, मैं कहाँ जाऊं। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम आई है, क्या ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ गई। रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्स को आप किसी भी एक चीज के लिए यूज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम आ गई मेरे पास चॉइस की कि इनमें से कौन सी चीज के लिए मैं अपने पैसे को यूज करूं, मैं अपने पैसे को कहां इन सब में से यूज करूं, ठीक है जी। तो क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई मेरे पास, तो यहां से मेरे पास बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स निकल करके आई हैं। जो मेरी मेजर प्रॉब्लम यहां से निकल के आई है उसको मैं बोलती हूँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मुझे चॉइस करने की प्रॉब्लम है कि मैं अपने 1000 रुपए को कहां खर्च करूं, ठीक है जी। लेकिन इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ मेरी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स मेरी इकोनॉमी में निकल के आती है। पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो ये हमारी प्रॉब्लम, जो ये तीनों पॉइंट्स थे, ये कॉजेस थे, ये कारण थे मेरी प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये मेरे प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम आता है भैया जी व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मुझे एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या मुझे वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्या मुझे पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। यहाँ पर भी देखो जैसे दिख रहा है, मुझे गाड़ी प्रोड्यूस करनी चाहिए, केक प्रोड्यूस करना चाहिए, मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, व्हाट
काइंड ऑफ थिंग्स शुड आई प्रोड्यूस। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। मैं या तो गाड़ियां प्रोड्यूस कर लूं, या मैं गन्स प्रोड्यूस कर लूं, या मैं केक प्रोड्यूस कर लूं, या मैं कपड़े, या मैं जूते, क्या प्रोड्यूस करूं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। सो प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है एंड कौन सी चीज की कितनी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है। देखो, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, ये क्या बोलती है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या दो एस्पेक्ट मेरे पास आते हैं। पहला एस्पेक्ट आता है व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू प्रोड्यूस, कौन सी कमोडिटी मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, और दूसरा एस्पेक्ट आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो पहले मैं बोलती हूँ कि मैं गन्स प्रोड्यूस करूंगी, कपड़े प्रोड्यूस करूंगी, शूज प्रोड्यूस करूंगी, खाना प्रोड्यूस करूंगी। मैंने 4 चीजें डिसाइड कर ली, मैं 4 चीजें प्रोड्यूस करूंगी, पर गन्स कितनी प्रोड्यूस करनी है, कपड़े कितने, खाना कितना, शूज कितने, अब मैं उसकी क्वांटिटी भी डिसाइड करूंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि जो भी प्रोड्यूस करे वो कितना कितना, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर 2 चीजें आई, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दोनों हम इसी में व्हाट टू प्रोड्यूस में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है हाउ टू प्रोड्यूस का। हाउ टू प्रोड्यूस मुझे कहता है मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली 2 टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन की, पहली होती है लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो जैसे अमेरिका है, वहां पर पॉपुलेशन कम है, पैसा ज्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव है, कि तुम लोगों की मदद से नहीं, पैसे की मदद से, कैपिटल की मदद से, मशीनरी टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे लेबर लिमिटेड है और वो लोग बहुत महंगे में काम करेंगे, तो तुम्हें लेबर से काम करवाना महंगा पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से काम करवाना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ जाते हैं। पर भारत में लेबर भर भर के है, इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है इंडिया, कि वहां पर तुम्हें टेक्नोलॉजी से काम कराना बहुत महंगा है, और लोग इतने ज्यादा हैं, इतना ओवर सप्लाई है लेबर का, कि तुम लोगों से काम कराओगे बहुत सस्ते में काम कर देंगे। इसलिए अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों से काम करवाते हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी ज्यादा लेबर है। तो इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करती है। तो यू हैव टू चेक, क्या तुम्हारे पास लेबर ज्यादा है या तुम्हारे पास कैपिटल ज्यादा है। अगर लेबर ज्यादा है और कैपिटल कम है, ठीक है, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, टेक्नोलॉजी, मनी, ऑल ऑफ दिस, अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे, अगर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को तुम यूज करोगे। अगला पॉइंट आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अमीरों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, गरीबों के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या कहता है, देखो मैं सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल, कौन सी कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए तुम जो है सिलेक्ट करना, तुम जो है सामान बनाना चाहते हो, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द पुअर और फॉर द रिच, तुम अमीरों के लिए बनाना चाहते हो या गरीबों के लिए, तुम सामान एक्चुअल में किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम ये बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने क्या बोला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। फिर मैंने बोला हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में हम क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर होम, अमीरों के लिए प्रोड्यूस करना है कि गरीबों के लिए। अमीर तो बोलेगा भैया अच्छे से अच्छी गाड़ी प्रोड्यूस करके दो, अच्छे से अच्छा घर बंगला, ठीक है, अच्छी सड़कें, अच्छे एयरपोर्ट्स, अच्छे मॉल्स, अच्छे सिनेमास। गरीब बोलेगा रोटी कपड़ा मकान दे दो भैया, और क्या चाहिए मुझे। तो गरीबों वाला सामान प्रोड्यूस करोगे कि अमीरों वाला। और ये सारी प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिजायर्स अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ठीक है। अगर मुझको अल्टरनेटिव यूज होता ही नहीं, ठीक है, तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। अगर मुझे पता होता कि 2 ही चीजें बना सकती हूँ और कुछ बना ही नहीं सकती हूँ, तो मैं वो 2 चीजें बना लेती, बात खत्म हो जाती। इनफैक्ट उन 2 चीजों में भी मुझे चॉइस करनी पड़ जाती, ठीक है ना। अगर मुझे पता होता कि सिर्फ गरीब ही है मेरे देश में, अमीर लोग है ही नहीं, तो मैं सिर्फ गरीबों के लिए बनाती। पर हमें हमेशा ऑल्टरनेट यूजेस हो जाते हैं, विच इज वाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारे पास अराइज हो जाती है। अब यहाँ से आना आता है हमारा मेजर पार्ट इस चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल या थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला पार्ट है, विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बोलता है, कहता है कि ना तुम अज्यूम कर लो तुम्हारे पास 2 ही रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तुम 2 ही गुड्स को जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से तुम अज्यूम कर लो तुम गन्स को और व्हीट को, सिर्फ 2 ही चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमी में, और कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो। अब अगर तुम्हें गन्स और व्हीट दोनों को प्रोड्यूस करना है, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो अगर तुम गन ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो, व्हीट कम प्रोड्यूस करो, क्योंकि व्हीट के रिसोर्सेज को गन पे यूज कर लोगे। अगर गन्स कम प्रोड्यूस करोगे तो व्हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर लोगे। तो पीपीसी क्या बोलता है, तुम्हें 2 ही चीजें तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, और एक को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी को कम करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। और अगर मैं बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दूं, तो उन कॉम्बिनेशंस को मिला के मेरा एक पीपीसी कर्व बनता है। देखो क्या बोला गया है, देखो
ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर सारे रिसोर्सेज भी यूज हो जाते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो भी जो कैपेबिलिटीज है हमारी सोसाइटी की इकोनॉमी की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है एंड अनलिमिटेड वांट्स है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है फ्रॉम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिजायर्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी चीज को कितना प्रोड्यूस करना चाहते हो। और इसी से मेरा पीपीसी कर्व निकल के आता है। पीपीसी बेसिकली मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है जी। तो पीपीसी में मैं देखो क्या बोलती हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे है गन्स, ठीक है, और यहाँ पर है लेट्स से मेरे पास वीट। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं गन्स जो है 8 प्रोड्यूस कर रही हूँ लेट्स से यहाँ पर, तो वीट कितनी प्रोड्यूस कर रही हूँ? सिर्फ 1 प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं गन्स 8 प्रोड्यूस कर रही हूँ तो वीट 1 ही प्रोड्यूस कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर गन्स देखो 7 प्रोड्यूस कर रही हूँ करीब यहाँ पर, तो वीट 3 प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी कि मैंने गन को सेक्रीफाइस किया ताकि मैं वीट को गेन कर सकूं। गन्स को कम करती जैसे जैसे मैं इस ग्राफ पे नीचे आ रही हूँ, जैसे जैसे मैं इस ग्राफ पे नीचे आ रही हूँ, देखो यहाँ पर, तो मेरी गन्स कम होती जा रही है और वीट बढ़ती जा रही है। तो ये मुझे ग्राफ क्या दर्शाता है कि अगर तुम एक को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे दूसरे को कम करोगे, अगर एक को कम करते जाओगे दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो तुम्हें हमेशा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा एक के बदले में दूसरा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तुम ये नहीं कर सकते कि गन्स भी और प्रोड्यूस कर लो वीट भी और प्रोड्यूस कर लो, गन्स भी कम कर दो वीट भी कम कर दो, नहीं। अगर एक को कम करोगे दूसरे को तभी बढ़ा पाओगे, दोनों को नहीं बढ़ा सकते। और यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है, अगर गन्स ज्यादा है, इतनी ज्यादा गन्स हैं, तो वीट सिर्फ इतनी सी है। अगर मैं गन्स को कम करती जा रही हूँ तो वीट की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। एंड एक बार फिर से तुम देखो यहाँ पे, जो ये तुम्हारा पूरे का पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ तुम्हें यही दिखाना चाहता है कि जब गन्स ज्यादा हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा है, तो वीट सिर्फ थोड़ी सी है, वीट थोड़ी सी है, गन्स इतनी ज्यादा है, ठीक है। गन्स कम होती जा रही है, गन्स देखो मैं नीचे लेकर आ रही हूँ ये ग्राफ, और वीट इधर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गन्स को अगर सैक्रिफाइस करोगे तो और वीट बनेगी। अच्छा, दूसरी साइड से भी तुम देख सकते हो कि एट दिस पॉइंट वीट इतनी ज्यादा बन रही है पर गन्स इतनी सी बन रही हैं। देख रहे हो, वीट के 9 यूनिट बन रहे हैं, गन्स के करीब 1 यूनिट बन रहा है, 8 या 9 वीट के, गन्स का 1। अगर मैं वीट की प्रोडक्शन को कम करती चली जाऊं तो गन्स की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो टेक्निकली मुझे किसी एक चीज को रिड्यूस करके ही किसी दूसरी चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, मैं दोनों को साथ में बढ़ा नहीं सकती हूँ। तो पीपीसी के पूरे कॉन्सेप्ट को ना हम टेबल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे टेबल या डायग्राम को समझने से पहले ना हम कुछ एक अजम्पशंस के बारे में पढ़ते हैं। उन अजम्पशंस के बेसिस पे फिर हम पीपीसी का टेबल, पीपीसी का डायग्राम एंड पीपीसी का पूरा ही टॉपिक समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, हमने क्या बोला है, हमें जो है बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी में कि हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। उसकी वजह से हम क्या अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। अजम्पशन नंबर 1 मेरी यहाँ पर आएगी, क्योंकि मेरे पास स्कैरसिटी है इसलिए मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि जो मेरे रिसोर्सेज है ना भैया जी, वो फिक्स्ड है। सिमिलरली जो मेरी टेक्नोलॉजी है ना, जो उन रिसोर्सेज को बनाने में यूज होती है, वो टेक्नोलॉजी भी फिक्स्ड है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इसलिए मैं अज्यूम करके चल रही हूँ जो मेरे रिसोर्सेज है वो भी फिक्स है, जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट है, वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। एट द सेम टाइम दूसरा मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, मैं हर चीज बनाना चाहती हूँ। बट देखो, अगर अनलिमिटेड वांट्स को अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, ऑल्दो वो चीज सच है कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, बट अगर मैं अनलिमिटेड चीजों को यहाँ पर लेकर चलूँ तो मैं कभी भी एक ग्राफ या एक टेबल नहीं बना पाऊंगी। तो जस्ट बिकॉज हम एक टेबल या एक ग्राफ बना सके, इसलिए मैं एक अजम्पशन लेकर चल रही हूँ कि हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं। ओनली एंड ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस। तो मैंने क्या बोला कि वैसे तो अनलिमिटेड वांट्स है, हम अनलिमिटेड चीजें बनाना चाहते हैं, पर ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हम एक टेबल में एक डायग्राम में डाल सके, इसलिए मैं क्या अज्यूम करूँ कि हम सिर्फ, हमारा जो देश है वो सिर्फ 2 ही चीजें, 2 ही गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। मैंने ये अजम्पशन लिया। तीसरी चीज देखो जो मैं यहाँ पर अज्यूम करती हूँ, तीसरी चीज मैं यहाँ पर ये अज्यूम करती हूँ कि जो मेरे रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, ऑल्दो वो फिक्स्ड है, लेकिन मैं उससे ये दोनों चीजों को बना सकती हूँ, ठीक है। लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि जो गन्स में जो चीज गन में जो चीज चलेगा, जैसे कि गन पाउडर हो गया, या गन की जो लेबर होगी, जो लेबर गन बना रही है, ठीक है, वो बटर में फॉर एग्जांपल नहीं काम कर सकती। पर हमारे केस में मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर कोई लेबर है वो गन बना सकती है, तो वो लेबर बटर भी बना सकती है। यानी जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को मैं गन से बटर पे, बटर से गन की प्रोडक्शन पे ट्रांसफर कर सकती हूँ ओवर टाइम, ठीक है। मेरे पास लेबर फिक्स है, मैं कह रही हूँ मेरी लेबर फिक्स है कि अगर मेरे पास 10 लोग हैं लेबर के, तो सिर्फ 10 ही लोग हैं,
मैं 10 से ज्यादा लोग नहीं ला सकती लेबर के, लेकिन ये 10 लोगों से मैं गन्स भी बनवा सकती हूँ, इन 10 लोगों से मैं बटर या व्हीट में कोई भी दूसरी चीज भी बनवा सकती हूँ। तो मेरे जो रिसोर्सेज है वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है। ऑल्दो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द टू गुड्स, कैन बी ट्रांसफर्ड। हम दोनों गुड्स के बीच में जितने भी मेरे रिसोर्सेज हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगला एक और पॉइंट मेरे पास आता है कि देखो ऑल्दो मेरी जो लेबर है वो गन्स भी बना सकती है, वो बटर भी बना सकती है, व्हीट बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, लेकिन अगर मैं ट्रेंड हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं इको भी पढ़ा सकती हूँ, बिजनेस भी पढ़ा सकती हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ा सकती हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा सकती हूँ, मैथ्स भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन टीच एवरीथिंग क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं जिस एफिशिएंसी से इकोनॉमिक्स पढ़ा पा रही हूँ, क्या मैं सेम एफिशिएंसी से अकाउंट्स पढ़ा पाऊंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली ट्रेंड हूँ इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए, तो मैं सेम एफिशिएंसी के साथ शायद अकाउंट्स ना पढ़ा सकूं। कल को मैं अकाउंट्स पढ़ा सकती हूँ, ये बात नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे आती है, तो मैं अकाउंट्स भी पढ़ा सकती हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ा सकती हूँ, पर क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए, तो मैं दूसरी चीज पढ़ा दूंगी पर सेम एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ा सकती। तो मैंने क्या बोला, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, रिसोर्सेज ट्रांसफर भी हो सकते हैं, मैं इको भी पढ़ा सकती हूँ, मैं कल को मैथ्स भी पढ़ा दूंगी, बट नॉट विद द सेम एफिशिएंसी। जब मैं मेरे रिसोर्सेज को गन से बटर पे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर करूंगी, तो मेरे रिसोर्सेज गन्स जो बना रहे थे वो बटर भी बना देंगे, पर सेम एफिशिएंसी के साथ नहीं बना पाएंगे। मतलब अगर मुझे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर फॉर एग्जांपल खुद पढ़ने में 1 घंटा लगता है, तो शायद मैं मैथमेटिक्स का पढ़ने में 3-4 घंटे लगा दूं। मुझे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करवाने में अगर 2 घंटे लगेंगे, मैथमेटिक्स का कराने में शायद 4 घंटे लगेंगे, यानी कि मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी मैथ्स में, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन्ड टू टीच मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई कि जो रिसोर्सेज हैं मेरे, दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी है कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, 2 ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज ट्रांसफर हो सकते हैं दोनों गुड्स के बीच में, बट अगर ट्रांसफर करोगे तो इक्वली एफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं होंगे। देखो इसीलिए अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिनेरियो मेरे सामने आएगा। तो सबसे पहला मेरे पास था पॉइंट कि भैया मेरे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, ठीक है। अगर मेरे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं तो क्या मैं कभी भी ये कर सकती हूँ कि मैंने अपना क्या कहते हैं गन्स भी और बना रही हूँ, बटर भी और बना रही हूँ। अच्छा एक और पॉइंट मेरे पास यहाँ पे, एक और अजम्पशन यहाँ पर मेरे पास आती है कि हमारे पास फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास टोटल 10 लेबर हैं, तो मैं जो भी सामान बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, अगर मैं 21 बटर और 21 गन 0 बटर बना रही हूँ या 0-6, मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, तो ये सारी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने अपनी 10 की 10 लेबर का इस्तेमाल किया है, मैंने सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया, फुल यूटिलाइजेशन कर लिया रिसोर्सेज का। तो जब मैं फुल यूटिलाइजेशन करती हूँ रिसोर्सेज का, जब मैं फुल यूटिलाइजेशन करती हूँ रिसोर्सेज का, तो क्या होता है, या तो मैं 21 गन्स बना सकती हूँ और 0 बटर बना सकती हूँ, या फिर ऑन द अदर हैंड में 0 गन्स बना सकती हूँ, 6 बटर बना सकती हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर मैं फुल अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 21 गन 0 बटर या 0 बटर और 0 गन और 6 बटर मैं बना सकती हूँ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स्ड है, तो अगर मुझे बटर बनाना है तो गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर मुझे गन बनानी है तो बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। समझ आ रही है चीज कि रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, और अगर सारे रिसोर्सेज को यूज करके मैं 0 बटर 0 गन और 6 बटर बना सकती हूँ, तो बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके मैं गन प्रोड्यूस कर सकती हूँ, गन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके मैं कुछ एक बटर को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ये चीज मैंने यहाँ पर बोली है, ठीक है जी, ये चीज समझ आती है। अब मैंने ये बोला कि जो गन बना रही है लेबर, वही बटर भी बना सकती है, ठीक है, ट्रांसफर है, लेकिन सेम एफिशिएंसी के साथ नहीं। तो अगर मेरी लेबर 1 गन बनाना छोड़ेगी तो वो 1 बटर बनाएगी, अगर मेरी लेबर 2 गन्स छोड़ेगी तो जाके वो 1 बटर बनाएगी, 3 गन सेक्रीफाइस करके 1 बटर, 4 गन सेक्रीफाइस करके 1 बटर। तुम ये चीज देख रहे हो कि हमें गन्स का सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है ताकि हम थोड़ा थोड़ा बटर बना सके। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो है बेटा वो सेम नहीं है। तुम जितनी एफिशिएंसी के साथ गन्स बना पा रहे थे, सेम एफिशिएंसी के साथ तुम बटर नहीं बना पा रहे हो। समझ आ रही है?
हम सेक्रीफाइस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते मैं सेक्रीफाइस करती ही नहीं, मैं गन्स भी बनाती रहती, बटर भी बनाती रहती, 10 चीजें और भी बनाती रहती। पर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, तो मुझे एक को सेक्रीफाइस करके दूसरा बनाना पड़ेगा। एक सेक्रीफाइस करके दूसरा बना तो सकती हूँ, पर सेम एफिशिएंसी के साथ नहीं बना सकती हूँ। तो मुझे गन ज्यादा सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है थोड़ा थोड़ा बटर बनाने के लिए। तो अगर मैं एक रेशियो निकालूं, मैंने कितना गन सेक्रीफाइस किया तो कितना बटर गेन किया, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो जो मेरा ये MRT निकल के आ रहा है, जो मेरी ये रेशियो निकल के आ रही है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोला जाता है। ये कैसे निकल के आएगी बेटा? डेल्टा सेक्रीफाइस, मैंने जितना सेक्रीफाइस किया डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर देखती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पर देखती हूँ कि मैंने बटर कितना गेन किया है, मैंने बटर एक गेन किया है, मतलब 5 - 4 मैंने एक बटर गेन किया है, तो मेरा डेल्टा गेन कितना आएगा? 5 - 4 यानी कि 1। डेल्टा सेक्रीफाइस कितना आएगा? डेल्टा माने चेंज, ठीक है, डेल्टा माने तो चेंज। मैंने सेक्रीफाइस कितना किया है? देखो 11 - 6, 11 - 6 कितने का सेक्रीफाइस किया? 5 का सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस कितने का किया मैंने? 5 का। तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना निकल के आ गया? 5:1 का। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना निकल के आ गया? 5:1 का निकल के आ गया। मुझे यहाँ से क्या समझ आया? मुझे यहाँ से समझ आया रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सेक्रीफाइस करके ही दूसरा गेन कर सकते हो। अगर एक को सेक्रीफाइस करोगे, सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ेगा थोड़ा गेन करने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी कम होती है मेरे रिसोर्सेज की, ठीक है। तो इसीलिए तुम देखो जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है MRT है, जिसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। सेक्रीफाइस माने तो वो वाली चीज ऊपर रखोगे, उस चीज का चेंज ऊपर रखोगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, नीचे वो वाली चीज रखोगे जो तुम गेन कर रहे हो। जैसे कि हमारे केस में डेल्टा बटर अपॉन डेल्टा गन्स है, ठीक है। डेल्टा माने तो डिफरेंस, चेंज। इस ट्राइंगल को मैं डेल्टा बोल रही हूँ, विच इज चेंज, डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा गन्स अपॉन बटर करके मैंने क्या निकाला? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। MRT इसको हम बोलते हैं, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को मैं MOC भी बोल सकती हूँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं इसको बोलती हूँ। इसी चीज को मैं क्या बोलती हूँ? स्लोप बोलती हूँ, स्लोप ऑफ PPC बोलती हूँ। क्या है? स्लोप ऑफ PPC। क्या है स्लोप ऑफ PPC? MRT या MOC? MRT या MOC? M माने तो मार्जिनल, देखो MRT माने तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला? क्योंकि बेटा जो मेरा PPC कर्व होता है उसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलती हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज, PPC कर्व का ही और क्या क्या नाम है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको मैं बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मैं इसको बोलती हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री मैं इसको बोलती हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। फिर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोल सकती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल सकती हूँ। तो मैं PPC को PPF, PPB, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, इनमें से कोई भी नाम दे सकते हो। ये सारे नाम आपको आने चाहिए। और यहीं से मेरा बेटा नाम क्या निकल के आया है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वर्ड यहाँ से निकल के आया है, ठीक है जी। यहीं से मेरा क्या वर्ड निकल कर आया है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड निकल के आया है, जो कि जिसका दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का देखो क्या मतलब होता है? अपॉर्चुनिटी, MOC माने तो मार्जिनल, मार्जिनल क्या है हमारी बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि बेटा तुमने एक को सेक्रीफाइस करने के लिए, एक को गेन करने के लिए, सॉरी, दूसरे को कितना सेक्रीफाइस किया है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। MRT को हम MOC बोलते हैं, विच इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो कि मैंने अगर कोई एक चीज गेन करी है, ठीक है, अगर मैंने बटर को गेन किया है, उसके बदले में मैंने किसी दूसरी चीज का, सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव का, जो भी मेरे पास दूसरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जैसे कि हमारे केस में गन्स था, उसका कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि मैं एक चीज को गेन करने के लिए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव को कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, उस चीज को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। अगर मैं उस फॉर्मूला में MRT वाले फॉर्मूला में लगाऊं तो उसको MOC भी, MRT वाले फॉर्मूला को MOC भी बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आती है देखो मेरी बात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जिसको ट्रांसमिशन कर्व, फ्रंटियर, वो भी बोला जाता है। तो अगर मैं इसी चीज को बेटा ग्राफ के ऊपर डालूं तो देखो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मैं इसी चीज को सिंपली ग्राफ के ऊपर कैसे डालूंगी कि पहला पॉइंट मेरा 21 और 0 पे होगा। पहला पॉइंट होगा मेरा यहाँ 21 पे,
कि वाई एक्सिस पे गन्स मैंने लिया है, देखो गन्स मैंने कहाँ लिया है, वाई एक्सिस पे लिया है, तो वाई एक्सिस पे जो गन्स है वो 21 है और मेरा बटर जो है 0 है, ठीक है। फिर 20 और 1 पे, 20 और 1 पे समवेयर ओवर हियर मेरा दूसरा पॉइंट आएगा। अगला पॉइंट आएगा 18 और 2 पे, ये 18 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, नीचे से 2 पे। फिर 15 और 3 पे, फिर ये 15 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर मैंने ले लिया। 11 एंड 4 पे, 11 कहीं यहाँ होगा और ये 4 हो गया, ठीक है। 6 एंड 5 पे, 6 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 0 एंड 6 पे, फिर ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो देखो मैंने यहाँ पर जो मुझे पॉइंट दे रखे हैं 21, यानी कि जो गन्स है मेरी वो वाई एक्सिस पे मैंने लिया है, जो बटर है मेरा उसको एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है। तो वाई और एक्स एक्सिस के जो मुझे पॉइंट्स दे रखे हैं इनको मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूंगी तो मेरा पीपीसी का कर्व बन जाएगा। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ऐसे करके जोड़ दूंगी तो ये मेरा पीपीसी का कर्व बन गया। ये मेरा क्या बन गया, पीपीसी का कर्व बन गया। पीपीसी का स्लोप क्या है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या जिसको मैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकती हूँ। ये मेरा क्या है, स्लोप है पीपीसी के कर्व का, ठीक है जी। अब इसमें मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि हमने फुल यूटिलाइजेशन करा है अपने सभी रिसोर्सेज का। हमने क्या करा है, फुल यूटिलाइजेशन करा है रिसोर्सेज का। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट हमारे पास 3 और पॉइंट आते हैं। हमने देखो क्या बोला, देखो ये मेरा पीपीसी कर्व है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ये पीपीसी की लाइन हो गई, ये वाली जो लाइन है ये ग्राफ की, ये मेरी पीपीसी की लाइन हो गई। अब हमने ना एक और पॉइंट यहाँ पर बोला कि भैया हम ना फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, यानी अगर मेरे पास 10 लेबर है, 10 की 10 लेबर काम कर रही है, तो वो जो सामान बनाएगी, जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कॉम्बिनेशंस ऑन द पीपीसी कर्व लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर 10 लेबर है और वो 10 के 10 लेबर अगर काम करने लग जाए तो वो जितना भी सामान बनाए, जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, वो पॉइंट्स ऑन द पीपीसी कर्व लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने सारी लेबर को यूज ही नहीं किया, अगर मैंने कम लेबर को यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम सामान बना पाएंगे, तो जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो ऑन द पीपीसी कर्व नहीं लाई करेगा, ठीक है। वो कहां लाई करेगा, वो इनसाइड द पीपीसी कर्व लाई करेगा, वो इनसाइड द पीपीसी कर्व लाई करेगा। एंड पीपीसी कर्व के बाहर, पीपीसी कर्व के बाहर अगर कोई पॉइंट आ जाए, यहां पर हवा में कोई पॉइंट आ जाए, तो वो पॉइंट बेटा मेरा क्या हो जाएगा, नॉट अटेनेबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। में उस पॉइंट को कभी अटेन ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी जो है कैपेसिटी से बाहर हो गया, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं उतना सामान बना सकूं। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मैं फुल रिसोर्सेज को यूज कर लूं तो जो भी पॉइंट बनेगा वो इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर बनेगा। अगर मैं पूरे रिसोर्सेज को यूज ना करूं तो मेरा पॉइंट यहां कहीं अंदर बनेगा। एंड अगर कोई पॉइंट मुझे यहाँ बाहर बनाना है तो वो मैं कभी खरीद ही नहीं पाऊंगी, कभी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी से बाहर है। तो जो भी पॉइंट्स आउटसाइड द पीपीटी से जो भी पॉइंट्स आउटसाइड द पीपीसी कर्व होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, वो मेरे पॉइंट्स कहलाते हैं अनअटेनेबल पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, अनअटेनेबल पॉइंट्स। लेकिन जो भी कर्व्स इनसाइड द पीपीसी कर्व या ऑन द पीपीसी कर्व, ठीक है, ये क्या है, इनसाइड द पीपीसी कर्व है, ये क्या है, ऑन द पीपीसी कर्व है, ये क्या है, अबव द पीपीसी कर्व है। अगर अबव द पीपीसी कर्व कोई भी पॉइंट है तो वो अनअटेनेबल है, उसको हम अटेन नहीं कर सकते अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ। लेकिन अगर इनसाइड द पीपीसी कोई भी पॉइंट है या ऑन द पीपीसी कोई भी पॉइंट है, तो ये सारे पॉइंट्स मेरे क्या होते हैं, अनअटेनेबल का उल्टा ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं, अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रही हूँ, सारे रिसोर्सेज को मैंने यूज कर लिया, तो मेरा पॉइंट ऑन द पीपीसी कर्व लाई करेगा, वो अटेनेबल होगा। अगर मैं रिसोर्सेज कम यूज करूं तो मेरा पॉइंट इनसाइड द पीपीसी लाई करेगा, वो भी अटेनेबल होगा। लेकिन अगर मैं अपने रिसोर्सेज से ज्यादा बनाने की कोशिश करूं तो वो कॉम्बिनेशन मैं अटेन ही नहीं कर पाऊंगी, वो क्या होगा, अनअटेनेबल पॉइंट कहलाएगा, और वो पॉइंट अबव द पीपीसी कर्व कहलाएंगे। चलो आई होप तुम्हें ये चीज समझ आ गई होगी। अब मेरे पास आता है अगला मेन पॉइंट। अगला देखो मेरा मेन पॉइंट क्या कहता है, अगला मेरा मेन पॉइंट मुझे दो मेन प्रॉपर्टीज बताता है मेरे पीपीसी कर्व की। पहली प्रॉपर्टी बताता है कि जो मेरा पीपीसी कर्व है ना, ये डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि जो मेरा गन है, अगर मुझे गन्स को बढ़ाना है तो मुझे बटर को कम करना पड़ेगा, बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मुझे बटर को बढ़ाना है तो गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तुम देख रहे हो, एक को बढ़ाना है दूसरा सेक्रीफाइस करो, दूसरे को बढ़ाना है पहला सेक्रीफाइस करो। तो एट एनी पॉइंट मेरे गन्स और बटर में एक इनवर्स रिलेशन है, दोनों चीजें जो एक दूसरे के उल्टा चल रही हैं। अगर दोनों बढ़ रही होती, गन्स भी बढ़ रही है, बटर भी बढ़ रहा है, तो मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता। पर क्योंकि एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो मेरा ग्राफ नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ माने ये ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, ये ऐसे नीचे आ रहा है, मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है,
ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ क्या होता, जो ऊपर जाता, मेरा ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है तो इसको मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बोलती हूँ। और ये क्यों है, क्योंकि एक को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट इंप्लाइज मोर ऑफ कमोडिटी वन कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद लेस ऑफ कमोडिटी टू, एक को ज्यादा करने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आता है कि जो मेरा पीपीसी कर्व है वो कनकेव है। कनकेव यानी कि वो ऐसा है, देखो हमारे केव की तरह है, लाइक दिस, इस तरीके का है, ऐसा नहीं है बाहर की तरफ, ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, ठीक है। कन्वेक्स क्या होता, कन्वेक्स होता ऐसा, तो ये ऐसा तो नहीं है, कन्वेक्स तो नहीं है, ये ऐसा है, कनकेव शेप है। कनकेव शेप क्यों है, कनकेव शेप बेटा मेरी इसलिए है क्योंकि जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इसका क्या मतलब है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि लगातार हमें थोड़ा, एक चीज का थोड़ा सा बनाने के लिए दूसरी चीज का सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है। मेरा सेक्रीफाइस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि तुम यहां से देख सकते हो कि मुझे पहले एक बटर बनाने के लिए, देखो मुझे एक ही गन को सेक्रीफाइस किया, फिर मैंने एक बटर बनाने के लिए 2 गन सेक्रीफाइस करे, फिर एक बटर बनाने के लिए 3 गन, फिर एक के लिए 4 गन सेक्रीफाइस करे, एक के लिए 5, एक के लिए 6। तो टेक्निकली मैं एक एक बटर बनाने के लिए सेक्रीफाइस बढ़ाती चली जा रही हूँ। तो मेरा सेक्रीफाइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी सेम नहीं थी, और सेक्रीफाइस बढ़ने की वजह से मेरा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ये बढ़ती जा रही है। पहले क्या था 1, फिर हो गया 2, देखो डिवाइड बाय 1 करोगे तो वही बात होगी ना, 1 बाय 1 इक्वल टू 1, 2 बाय 1 इक्वल टू 2, फिर ये 3, 4, 5, 6। तुम देखो एमआरटी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि एमआरटी की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए जो मेरा ग्राफ है वो कनकेव शेप का है, वो कन्वेक्स शेप का ग्राफ नहीं है, ठीक है। इसलिए जो मेरा ग्राफ है वो ऐसा कनकेव है, कन्वेक्स नहीं है। अगर एमआरटी डिक्रीज हो रहा होता तो मेरा ग्राफ ऐसा होता, कन्वेक्स होता, पर एमआरटी तो बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसा है, कनकेव शेप का है, ठीक है। तो अभी तक देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने अभी तक तुम्हें क्या क्या पॉइंट समझाए। रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इसीलिए मुझे एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा दूसरे को गेन करने के लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी वगैरह सब लिमिटेड थी, एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा दूसरे को गेन करने के लिए। 2 ही गुड्स थे तो मैंने एक को वाई एक्सिस पे लिया, एक को एक्स एक्सिस पे लिया, अपना पीपीसी का ग्राफ बना दिया, ठीक है। रिसोर्सेज ट्रांसफर हो सकते थे पर इक्वली ट्रांसफर नहीं होते थे, तो मेरा एमआरटी बढ़ रहा था, ग्राफ कनकेव आया था। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तो जहां फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है अटेनेबल, यहां पर फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा बट स्टिल अटेनेबल, और बाहर वाले पॉइंट्स अनअटेनेबल। ये सब पॉइंट अभी तक हमने पीपीसी के बारे में पढ़े। अब मैं तुम्हें एक और बात समझाती हूँ कि अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी फिक्स ना हो तो क्या होगा। अगर रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाएगा क्या होगा, बहुत सिंपल बात है। अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाए, पहले 10 ही लोग थे काम करने वाले, अब 15 लोग काम करने वाले हैं, तो मैं ज्यादा सामान बनाऊंगी। पहले 10 लोग थे काम करने वाले, अब 5 लोग हमारा देश छोड़ के चले गए, अब सिर्फ 5 ही लोग हैं काम करने वाले, तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी दोनों ही गुड्स की। ऐसे ही अगर मेरी टेक्नोलॉजी पहले से अपग्रेड हो गई, पहले से बेटर हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है अब मैं ज्यादा सामान बना पाऊंगी। अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई तो मैं कम सामान बना पाऊंगी। अगर सिर्फ और सिर्फ गन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो मैं सिर्फ गन ज्यादा बना पाऊंगी, बटर पे कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि बटर की टेक्नोलॉजी पे असर ही नहीं हुआ। असर हुआ है गन्स की टेक्नोलॉजी पे, तो मैं गन ज्यादा बनाऊंगी, बटर पे असर नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर रिसोर्सेज बढ़ गए दोनों गुड्स के तो मैं दोनों गुड्स ज्यादा बना पाऊंगी। अगर रिसोर्सेज कम हो गए दोनों गुड्स के तो मैं दोनों ही कम बना पाऊंगी। अगर किसी एक के रिसोर्स में चेंज आया तो सिर्फ उस गुड के ग्राफ में चेंज आएगा, दूसरे में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ से फिर से देखते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर मेरा टॉपिक आता है शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ पीपीसी। हमारे शिफ्ट या रोटेट होगी पीपीसी। तो अगर मैं कहती हूँ मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, गन्स और बटर को बनाने वाले जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो बढ़ गए, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरा पीपीसी कर्व था। अगर रिसोर्सेज बढ़ गए तो मैं गन ज्यादा बना पाऊंगी, बटर भी ज्यादा बना पाऊंगी, तो जो मेरा ग्राफ है वो बाहर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। इफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और हेडवे और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाइज टू बोथ द प्रोडक्ट्स, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखो ये मेरा पीपीसी ग्राफ है, मैं कहती हूँ दोनों चीजों को बनाने वाली रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो पहली वाली चीज भी बढ़ेगी, मैंने इसका पॉइंट ऊपर लगा दिया, दूसरी चीज भी बढ़ेगी, इसका पॉइंट भी आगे लगा दिया, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया,
तो मेरा ग्राफ क्या है, पुराने वाले से P1 से लेकर P2 पे हो गया मेरा ग्राफ। तुम देखो पहले ग्राफ P1 था, अब ग्राफ P2 हो गया, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगी, राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, जब दोनों को बनाने वाले रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा मेरे पास आएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब दोनों को ही when there is decline in the asset for both the products and innovative debasement, PPF will shift to the left। अगर दोनों ही चीजों को बनाने वाले जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन हो गए तो पहली चीज भी गिर जाएगी, दूसरी की प्रोडक्शन भी गिर जाएगी, तो मेरा ग्राफ जो है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अगर दोनों इंप्रूव हो गए, दोनों गुड्स को बनाने वाले रिसोर्सेज इंप्रूव हो गए तो ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने वाले रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो ग्राफ अंदर की तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि दोनों की प्रोडक्शन अब कम हो जाएगी। ये दो केसेस होते हैं मेरे शिफ्ट के। शिफ्ट के मेरे दो ही केस हो सकते हैं, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट में दोनों बाहर की तरफ इंप्रूव हो जाएंगे तो ग्राफ बाहर की तरफ जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में ग्राफ अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगला मेरे पास लेकिन यहाँ पर फिर देखो क्या आएगा, रोटेशन। शिफ्ट के तो दो केस हो गए, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। रोटेशन बेटा तब होता है जब किसी एक गुड में चेंज आ जाए, किसी एक की प्रोडक्शन में चेंज आ जाए, किसी एक के रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। जैसे कि एक्स एक्सिस की रोटेशन हमने यहाँ पर करके दिखाई है। एक्स एक्सिस की रोटेशन देखो कैसे दिखाई है, हमने क्या बोला है कि हमारा जो वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसकी रिसोर्स में, उसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, बट जो एक्स एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है उसका रिसोर्स इंप्रूव हो गया या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो वो बाहर की तरफ रोटेट हो जाएगा। देखो ये वाला जो एक्स एक्सिस वाला था वो यहाँ पे था, मैंने उसको बाहर की तरफ पॉइंट लगा दिया, लेकिन वाई एक्सिस वाला पॉइंट वहीं का वही है। देखो मैंने कैसे बनाया ये ग्राफ, ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी ग्राफ हो गया। वाई एक्सिस वाले में कोई चेंज नहीं आया तो वो पॉइंट वहीं का वहीं है, पहले भी यही था, यहाँ अब भी यही है। एक्स एक्सिस वाला पहले से इंप्रूव हो गया, तो अगर मैं कहती हूँ मेरी बटर बनाने के रिसोर्सेज इंप्रूव हो गए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो अब मैं ज्यादा बटर बना सकती हूँ। पर गन्स में कोई चेंज नहीं आया, गन अभी भी उतनी बनेगी, बटर ज्यादा बनेगा। तो बटर पहले इतना बन रहा था, अब इतना बनेगा, तो ये ऐसे चला जाएगा। समझ आई चीज कि एक्स एक्सिस बाहर की तरफ रोटेट हो गया, वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली वाई एक्सिस भी रोटेट हो सकता है और एक्स एक्सिस में कोई चेंज ना आए। अगर गन्स को बनाने वाली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो सिर्फ गन्स में चेंज आएगा, बटर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि देखो एक्स एक्सिस वहीं का वहीं है, वाई एक्सिस अब इंप्रूव हो गया। कैसे बनाया फिर से मैंने ये ग्राफ, ये मेरा ओरिजिनल पीपीसी ग्राफ था, एक्स एक्सिस वहीं का वहीं रख दिया, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ कर दिया, तो वाई एक्सिस में इंप्रूव हो गया, एक्स वहीं का वही है। तो ये कब होगा, इन दिस केस पीपी। तो अब इसमें हमारा क्या हुआ, एक्स एक्सिस वाला जो प्रोडक्ट था, लेट्स से मेरा बटर था, बटर का प्रोडक्शन उतना ही है पर गन्स की प्रोडक्शन पहले से इंप्रूव हो गई। अच्छा इसका उल्टा केस भी हो सकता है, इसका उल्टा केस भी हो सकता है। लेट्स से ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, हम व्हाइट कलर से बनाते हैं, तो लेट्स से ये मेरा एक पीपीसी कर्व है, ठीक है, वाई एक्सिस वाले में नो चेंज, वाई एक्सिस पे जो भी आया था गन्स थे उसमें नो चेंज, और जो एक्स एक्सिस वाला था वो डिक्लाइन हो गया, उसके टेक्नोलॉजी डिक्लाइन हो गई, उसके रिसोर्सेज डिक्लाइन हो गए। तो क्या होगा, वाई एक्सिस वहीं का वहीं है, एक्स एक्सिस वाला अंदर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं उल्टा कर दूं कि वाई एक्सिस वाले में डिक्लाइन आएगा, एक्स एक्सिस वाले में नो चेंज आएगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ओरिजिनल पीपीसी ऐसा था, ओरिजिनल पीपीसी ऐसा था, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, वाई एक्सिस में डिक्लाइन है, तो एक्स एक्सिस वहीं का वहीं खड़ा है, उसको चेंज नहीं कर रही, वाई एक्सिस को डिक्लाइन कर रही हो, अंदर की तरफ लाऊंगी, तो एक्स एक्सिस से कोई चेंज नहीं, वाई एक्सिस अंदर की तरफ आ गया। तो पहले मेरा ग्राफ था P1, अब मेरा ग्राफ क्या हो गया, P2। वाई एक्सिस वाला गन्स की प्रोडक्शन कम हो गई और बटर की प्रोडक्शन उतनी है। ये हो गया मेरा शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी या पीपीएफ। रोटेशन चार तरीके की होगी, सिर्फ एक्स में चेंज इंक्रीज या डिक्रीज वाला, सिर्फ वाई में चेंज इंक्रीज या डिक्रीज वाला, और शिफ्ट दो ही तरीके का होगा। शिफ्ट या तो ऐसे बाहर की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अब इससे ये यहां चला गया राइटवर्ड शिफ्ट बाहर की तरफ, या फिर ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो शिफ्ट दो ही हो सकते हैं, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। शिफ्ट के केस में दोनों के रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, रोटेशन के केस में किसी एक में चेंज आएगा, या तो एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई क्या होगा डिक्लाइन, या वाई क्या होगा इंक्रीज, या फिर उल्टा एक्स में वाई में कोई चेंज नहीं है और एक्स बढ़ेगा या कम हो जाएगा। वो चार केस हो जाएंगे रोटेशन के, शिफ्ट के दो ही केस बनेंगे। आई होप तुम्हें पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके सारे जो नोट्स है बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम पे जाके फाइल्स वाले सेक्शन में सर्च कर सकते हो, आपको नोट्स वहाँ पे हर एक चैप्टर के हर एक चीज के मिल जाएंगे, ठीक है जी। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।